हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स वर्क में। आज हम देखेंगे जागीर सिस्टम। ये फ्रेंड्स मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक पार्ट है। वैसे तो हमें पता है कि मनसब को एज अ सैलरी जागीरें दी जाती थी, जो कि ज़मीन का एक टुकड़ा हुआ करता था, है ना। यानी कि जागीर क्या होती थी? ज़मीन का एक टुकड़ा होता था और उस ज़मीन पर जो टैक्स होता था वो मनसब का होता था। यानी ज़मीन मनसब का नहीं है, उस पर जो टैक्स जनरेट हो रहा है वो मनसब का है। सो फ्रेंड्स, पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक पर जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों शॉर्ट नोट आ रहा है जागीरदारी सिस्टम पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया में भी ये पूछा गया है। सेकंड है मुग़ल के अंडर जागीरदारी सिस्टम कैसा था, क्या था, आपको वो बताना है। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको बताना है मनसबदारी एंड जागीरदारी ये जो सिस्टम है इसका क्या फ़ीचर था। और यही बताते हुए आपको ये भी बताना है कि इस सिस्टम से कैसे मुग़ल्स खुद को कंसोलिडेट कर पाए थे। फ्रेंड्स, जब मुग़ल के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी क्वेश्चन आता है उस समय भी हमें एक एक पेज मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम पर लिखना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है या फिर मनसबदारी एंड जागीरदारी पर सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फ्रेंड्स, मनसबदारी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वो ज़रूर देखना। एंड फ्रेंड्स, आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना क्योंकि वहाँ पर आपको मॉडर्न वेस्ट, हिस्ट्री ऑफ यूरोप, अंडरस्टैंडिंग हेरिटेज, यूएसए, चाइना एंड जापान, ऐसे ढेरों हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। सो हम देखते हैं कि मुग़ल कैश सैलरी देने के बदले में टैक्स इकट्ठा करने के लिए ज़मीनें दे दिया करते थे और जिस जगह से मनसब टैक्स इकट्ठा करके रखेंगे वही उनकी जागीर कहलाएगी और उसके जो होल्डर होंगे वो कहलाएंगे जागीरदार। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि यहाँ आपका हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर होने वाला है दोस्तों। आपको यहाँ पे हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स और प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ये किस तरह से व्यवस्थित थे। सो अकबर के समय में पूरा साम्राज्य खालसा और जागीर लैंड में डिवाइडेड था। तो जो खालसा लैंड होता था दोस्तों, बहुत जगह ये खलीसा भी लिखा होता है, तो ये जो खालसा लैंड था वो वैसी ज़मीनें होती थी जहाँ से जो भी टैक्स जनरेट होगा वो सीधा राजा के खजाने में जाएगा। और जो दूसरी कैटेगरी थी जागीर की, वो जो ज़मीन होती थी वो एज अ सैलरी दी जाती थी मनसब को। एंड कुछ मनसब को तो कैश में भी सैलरी दी जाती थी बाद में। अब किसी ज़मीन से कितना टैक्स मिलता है इसका एक अनुमान लगाया जाता था, है ना। और उसे ही जामा कहा जाता था कि मतलब मुझे लगता है शायद इस 1 बीघा ज़मीन से 1000 रुपये टैक्स आ सकते हैं। तो जो मैंने अनुमान लगाया वो हुआ जामा। और जब मैं एक्चुअली में कलेक्शन जब मैंने करा तो मुझे मिला मान लीजिए 700। तो वो 700 क्या हुआ? हासिल, है ना। मुझे हासिल हुआ 700, तो वो टर्म है ये। अब सारे मुग़लों के अंदर हम देखते हैं कि खालसा एंड जागीर लैंड का मतलब क्या चल रहा था, कैसे रेशियो था, क्या था, ये सब हम देखेंगे। सो पहले अकबर देखते हैं। अकबर के 31st ईयर में दिल्ली, अवध एंड इलाहाबाद ये तीनों से जो अनुमान लगाया गया कि जितना टैक्स इकट्ठा होगा वो टोटल रेवेन्यू का बस 5% के आसपास होगा इन तीनों एरिया को मिला के, ठीक है, बस 5%, ठीक है। जहांगीर के दौरान खालसा एंड मतलब जो जागीर लैंड थी, खालसा और जो जागीर लैंड थी, उनका रेशियो तो पूरे टाइम मतलब बदलते ही रहता था, कभी फिक्स नहीं रहा। और अगर हम शाहजहाँ के दौरान देखें तो ये रेशियो 1/11 हुआ और फिर लास्ट तक 1/7 हो गया था। एंड औरंगजेब के आते आते मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी थी क्योंकि मनसबदार का नंबर बहुत बढ़ गया था, एक्सपेंशन होते जा रहा था। तो मनसबदार काफ़ी बढ़ चुके थे, मतलब जागीरों से ज़्यादा मनसब हो गए थे। तो अब उन्हें जागीरें कहाँ से दे? तो ये हमने पढ़ा भी है मनसबदारी सिस्टम है कि बाद में काफ़ी कंपटीशन होने लगा था इस चीज़ के लिए। एंड इस सिस्टम का एक लिमिटेशंस भी था फ्रेंड्स। अब एक जागीरदार एक ही ज़मीन से जुड़कर रहेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसका डोमिनेंस हो जाएगा, उसका वर्चस्व हो जाएगा, है ना, लोगों पे धाक जमाने लगेगा। तो इसलिए एम्पायर एक जगह ज़्यादा टाइम इन्हें टिकने नहीं देते थे, इन्हें शिफ्ट करते रहते थे। पर इसका एक डिसएडवांटेज ये भी था कि जागीरदार को तो पता ही है कि अब उसे ज़्यादा दिन तो यहाँ रहना नहीं है। सो क्यों वो यहाँ पे झुटमुट का यहाँ का मेंटेनेंस करवाए, इतना मेंटेन करे लैंड को, फिर तो उसको कुछ दिन में ट्रांसफ़र हो ही जाना है। तो मज़े से जितने दिन मैं यहाँ हूँ उतना ज़्यादा मज़े से रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वो कलेक्ट करूँ और फिर यहाँ से चलता बनूँ क्योंकि ट्रांसफ़र तो होना ही है।
किसी ने भी मेंटेनेंस पर, ज़मीनों की मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया, बस ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो उस पर ही ध्यान दिया। एंड फ्रेंड्स, वैसे जागीर की कुछ टाइप्स भी होती थी, हम वो देखते हैं। बिफोर हैविंग अ लुक ऑन द टाइप्स ऑफ जागीर, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एंड हिस्ट्री के सारे नोट्स मिलने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मैटर पर वीडियो चाहिए तो आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी। आगे देखते हैं दोस्तों टाइप्स। तो वैसी जागीरें जो सैलरी के बदले दी जाती थी उसे तनख्वाह जागीर कहते थे। यानी जो जागीरें सैलरी के बदले दी जा रही है उन्हें तनख्वाह जागीर कहते हैं। नाम में ही आ रहा है तनख्वाह, मतलब तनख्वाह की जगह यानी सैलरी की जगह जो जागीर दी जा रही है उसे कहेंगे तनख्वाह जागीर। सेकंड है वैसी जागीरें जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ दी जाती है, यानी कि कुछ शर्तों के साथ दी जाती हैं, उससे मशरूत जागीर कहेंगे। थर्ड जो टाइप है वो है इनाम जागीर। ये दोस्तों ये ज़मीनें दान में दी जाती थी और टेम्पल्स या कुछ मस्जिद वगैरह जो रिलीजियस चीज़ें होते थे उनको दी जाती थी, उसे बोलते हैं इनाम जागीर। और जो चौथा टाइप से जागीर का वो है वतन जागीर। ये जागीरें ज़मींदार्स को उनके घर जहाँ है वहाँ पर दी जाती थी, यहाँ जानी जो उसका होमलैंड है ज़मींदार का, वहाँ पर जो दी जाती थी जागीरें उसे वतन जागीर कहते थे। नाम में ही आ रहा है वतन, यानी कि ज़मींदार को अपने वतन में यानी जहाँ उसका घर है वहाँ पे अगर जागीर मिल जाए तो उसे कहेंगे हम वतन जागीर। तनख्वाह जागीर हर 3-4 ईयर पे ट्रांसफरेबल होता था। तनख्वाह जागीर क्या होता था, 3-4 साल में वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। वतन जागीर जो एक बार किसी ज़मींदार को मिल गया वो उसी का हो गया या उसके आने वाले वंशजों का हो गया, वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट इन जागीर्स का। अब जागीरदार ने ये नहीं कि मनचाहा टैक्स कलेक्ट कर रहा, ठीक है, ऐसा नहीं होता था। राजा का आदेश मिलता था और उसी के बेसिस पर टैक्स कलेक्ट करते थे ये जागीरदार। अब ये टैक्स कलेक्ट करने खुद तो जाएगा नहीं, इतना बड़ा अफसर है, खुद नहीं जाएगा, तो ये अपने नीचे किसी को रखेगा ना भाई कि तुम जाके टैक्स कलेक्ट करो, अपने अंदर नौकर कुछ आप कह सकते हो रखेगा, तो वो रखता था अमील्स को और फुटदार ऐसे कुछ ऑफिशियल्स को अपने नीचे अपॉइंट करता था टैक्स कलेक्शन के लिए। और इन जागीरदारों पर दोस्तों बहुत कड़ी नज़र भी रखी जाती थी। प्रोविंस का जो दीवान होता था वो इन पर सख्त नज़र रखता था कि कहीं ये पीजेंट्स का शोषण तो नहीं कर रहे हैं, मनचाहा टैक्स तो नहीं ले रहे और ज़बरदस्ती मतलब मारपीट के तो नहीं ले रहे, इन सब चीज़ों का भी वहाँ ध्यान रखा जाता था। एंड हम अकबर के 20th ईयर के दौरान देखें तो अमीन को भी, है ना, इंपीरियल गवर्नमेंट के द्वारा अमीन को भी हर प्रोविंस में अपॉइंट किया गया इन पर नज़र रखने के लिए। यानी हम देख रहे हैं दोस्तों जागीरदार टैक्स जो कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन इन पे स्टेट जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट निगाह भी जमाए हुए है। जो बड़े बड़े जागीरदार होते थे वो तो पहलवानों को भी अपॉइंट करते थे, ठीक है, जिन्हें कि आप कह सकते हो फौजदार, ठीक है। ये लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते थे जो कि मतलब डराने धमकाने के काम आते थे, है ना, बस टैक्स वसूलने के काम आते थे। इनके डर से ही किसान जो है वो अपना भर देगा, ठीक है, कि कौन इनसे झापड़ खाएगा। फ्रेंड्स, आप इन नोट्स पर पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम, असाइनमेंट्स, इंटरनल सब में आप बस इसको छाप दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। एंड आपको और किसी वीडियो पे कुछ मैटर्स चाहिए या कोई भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट करें, मैं उस पर डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगी। एंड फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वाइंड अप करते हैं कंक्लूज़न के साथ। रेवेन्यू इकट्ठा करने के पर्पज़ से ज़मीनों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, खालसा और जागीर। खालसा से जो भी टैक्स जनरेट होता था, कर वसूल होता था, वो सीधे सरकारी खजाने में जाएगा। एंड मनसबदार को पेमेंट की जगह जागीरें दी जाती थी। जागीरों का हमने देखा 4 टाइप्स ही होता था। जो सैलरी की जगह पे दी जा रही है जागीर उसे तनख्वाह जागीर कहेंगे, जो कुछ शर्तों के साथ दी जा रही है उसे मशरूत जागीर कहेंगे, मंदिर मस्जिदों को दान में जो जागीरें दी जाती हैं उन्हें इनाम जागीर कहेंगे, और ज़मींदार को उनके घर के आसपास में जो जागीरें दी जाएंगी उन्हें वतन जागीर कहेंगे। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एंड नोट्स के साथ। थैंक यू।